फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण द ग्रेट इंडियंस के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे हिंदू राजा की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित ही नहीं गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस हिंदू राजा ने अपने पराक्रम के झंडे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाए। इस हिंदू राजा का नाम था ललितादित्य। इसकी उपलब्धियों को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे एक उपाधि दी जो था मुक्तपीठ। इसलिए इसका पूरा नाम हुआ ललितादित्य मुक्तपीठ। 8वीं शताब्दी में कश्मीर में हिंदू राज हुआ करता था। वहाँ एक थी करकोटा डायनेस्टी, जिसमें एक राजा हुए दुर्लभक। दुर्लभक ने एक हिंदू विधवा से विवाह किया था जिसका नाम था नरेंद्र प्रभा। इस महिला के 2 पुत्र थे, चंद्रपीड़ा और तारापीड़ा। दुर्लभक को इस विवाह से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था ललितादित्य। ललितादित्य का जन्म 9 अक्टूबर 699 एडी को हुआ। दुर्लभक की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र चंद्रपीड़ा सत्ता में बैठा और सिर्फ 7 ईयर्स अर्थात 7 साल शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दूसरा पुत्र तारापीड़ा सत्ता में बैठा और सिर्फ 2 वर्ष सत्ता में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दुर्लभक का तीसरा पुत्र ललितादित्य सत्ता पे काबिज हुआ अर्थात गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल बहुत लंबा था, 36 ईयर्स 7 मंथ्स 11 डेज अर्थात 724 एडी से लेकर 760 एडी तक उसका शासनकाल था। 761 एडी में उसकी मृत्यु हुई सामान्य तरीके से। उन दिनों कश्मीर की राजधानी थी श्रीनगर। उसने राजधानी को ले गया एक दूसरे शहर में जो झेलम नदी के किनारे था। उसने इस शहर का नाम रखा परिहास नगर, जो आज भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ललितादित्य ने वही स्वप्न देखा जो कभी चाणक्य और चंद्रगुप्त ने देखा था। वह पूरे हिंदुस्तान का एकीकरण चाहता था। वो पूरे हिंदुस्तान को एक हिंदू राज्य में सम्मिलित करना चाहता था और एक बहुत बड़ी हिंदू सेना बनाना चाहता था। उसने सभी राजाओं को संदेश भेजा कि हम लोग सब एकजुट हो जाएं और एक बहुत बड़ी हिंदू सेना बनाएं ताकि हिंदुस्तान विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहे। लेकिन उसकी इस दूरदर्शिता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ ललितादित्य की उपलब्धियों के बारे में। उन दिनों तिब्बत एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था जिसका आधिपत्य लद्दाख और बल्तिस्तान पे भी था। वही बल्तिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में है। ललितादित्य ने तिब्बत पर आक्रमण किया और अपने राज्य में मिलाया। उन दिनों भारत के मध्य में एक राज्य था कन्नौज। उस समय कन्नौज का नाम था कान्यकुब्ज। वहाँ के राजा थे यशोवर्मन, जो बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसने बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अपने राज्य में मिलाया था। ललितादित्य ने कन्नौज पर आक्रमण किया और अपने राज्य में मिलाया। ये उसकी बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। फिर उसने उड़ीसा पर आक्रमण किया। उन दिनों उड़ीसा का नाम था कलिंग। उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को अपने राज्य में मिलाया। फिर वो मुड़ गया दक्षिण की ओर। दक्षिण में एक राज्य था कर्नाटक, जो आज का कर्नाटक है। उसने कर्नाटक पर आक्रमण किया। वहाँ एक बहुत ही बुद्धिमान महिला शासन करती थी जिसका नाम था रानी रत्ती। रानी रत्ती ने बिना युद्ध किए ही ललितादित्य से संधि कर ली
और उसके माध्यम से अपने शत्रुओं को परास्त किया जो उसके लिए समस्या बने हुए थे। उसके बाद ललितादित्य ने केरल पर आक्रमण किया और केरल को अपने राज्य में मिलाया। फिर वह मुड़ गया वेस्ट की ओर। उन दिनों मध्य प्रदेश का नाम था अवंती। उसने अवंती पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिलाया। उन दिनों महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े हिस्से में एक शासन था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। उसने इस डायनेस्टी को भी परास्त किया और अपने राज्य में मिलाया। फिर ललितादित्य गया पंजाब। उन दिनों पंजाब की राजधानी थी लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है। उसने पंजाब को परास्त किया और अपने राज्य में मिलाया। फिर उसने हरियाणा को परास्त किया और अपने राज्य में मिलाया। उसने और कई राजाओं को परास्त किया। इस तरह हिंदुस्तान में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट एक बहुत बड़े भूभाग में उसने अपना एक छत्र साम्राज्य बनाया। वो जिस भी राज्य को जीतता था उसके साथ वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता था। उसने कभी भी बेगुनाहों का खून नहीं बहाया, स्त्रियों का बलात्कार नहीं करवाया और न आम जनता की संपत्ति लूटी। उसका युद्ध राजा और सेना से था। वो जिस भी राज्य को जीतता था वहाँ के जो विद्वान थे, चाहे वो राजनीति शास्त्र में हो, विज्ञान में हो या कला में हो, उन्हें वो कश्मीर बुलाता था और बसाता था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ उसकी नीति बहुत कठोर थी। उसका ये मानना था कि विदेशी आक्रमणकारियों को जीवित छोड़ना बहुत बड़ी भूल है। सबसे पहले तुर्किस्तान से एक सेनापति था मोमिन, जिसने कश्मीर पर हमला किया। ये मोमिन तुर्किस्तान के उज्बेकिस्तान शहर में बुखारा से आया था। मोमिन को ललितादित्य ने परास्त किया और मोमिन भाग खड़ा हुआ। मोमिन का पीछा करता हुआ ललितादित्य तुर्किस्तान में दाखिल हो गया। वह उज्बेकिस्तान के रास्ते बुखारा पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने मोमिन की हत्या कर दी। मोमिन ने कड़ा विरोध किया पर अंततः पराजित हुआ और ललितादित्य ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अरब देशों से एक सेनापति आया जुनैद, जिसने कश्मीर पर हमला किया। ये वही जुनैद है जिसे सिंध में मोहम्मद बिन कासिम छोड़ गया था। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए राजा दाहिर सेन के बारे में। 712 एडी में राजा दाहिर सेन को छलपूर्वक परास्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध को लूटता रहा और जब वो लौट गया तो अपने पीछे जुनैद को छोड़ गया। ये वही जुनैद है जिसने कश्मीर पर हमला किया। ललितादित्य ने जुनैद को परास्त किया और जुनैद भागता हुआ अरब देशों में चला गया। जुनैद का पीछा करता हुआ ललितादित्य अरब देशों में दाखिल हो गया। जुनैद की मदद के लिए कई अरबी सेनापति सामने आए, लेकिन ललितादित्य की तलवार के धार के सामने सभी पराजित हुए और अंततः ललितादित्य ने जुनैद की हत्या कर दी। उन दिनों ईस्टर्न चाइना में एक शासन हुआ करता था तंग डायनेस्टी, जिसका राजा था जिंग जियांग। चाइना की सेना कश्मीर के बॉर्डर पर छेड़छाड़ करती थी। इससे क्रोधित होकर ललितादित्य अपनी सेना लेकर चीन में दाखिल हो गया। चीनी इतिहासकार ये लिखते हैं कि ललितादित्य को चीन की पहाड़ी दर्राओं का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उसने चीनी सेना को परास्त किया और वह शहरों में दाखिल हो गया। उसने सबसे पहले कब्जा किया एक डेजर्ट पे जिसका नाम था तलमाकन डेजर्ट। इस डेजर्ट की खासियत ये थी कि यहाँ पर चीन की सेना ने आर्मी के मूवमेंट के लिए, आर्मी के आने जाने के लिए सड़कें बनाई थी। इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करता हुआ ललितादित्य चीन के शहरों में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले जिस शहर पर कब्जा किया उसका नाम था क्यूका सिटी। जिंगजियांग की सेना पीछे हटती जा रही थी।
वहाँ से ललितादित्य मुड़ा ईस्ट के तरफ और एक और शहर पर कब्जा किया जिसका नाम था तुर्फान सिटी। फिर ललितादित्य मुड़ गया राजधानी की ओर। उन दिनों ईस्टर्न चाइना की राजधानी थी चायगान। उसने चायगान को घेर लिया। जिंगजियांग की सेना ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, किंतु अंततः वह परास्त हुए। अपनी सेना का पांव उखड़ते देखकर जिंगजियांग ने संधि का प्रस्ताव रखा। उस समय ललितादित्य ने वही किया जो आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हैं दंगाइयों के साथ। उसने युद्ध का सारा खर्च जिंगजियांग से वसूला और एक टैक्स की रकम तय कर दी जो जिंगजियांग हर वर्ष ललितादित्य को देने के लिए विवश था और देता भी रहा जब तक ललितादित्य जीवित रहे। इस तरह ईस्टर्न चाइना की सेना की कमर तोड़ने के बाद ललितादित्य कश्मीर लौटा। ललितादित्य का सपना था पूरे हिंदुस्तान को विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित करना। ललितादित्य को यह महसूस हुआ कि अफगानिस्तान में काबुल के रास्ते विदेशी आक्रमणकारी हिंदुस्तान में प्रवेश करने का प्रयास जरूर करेंगे। उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अपने राज्य में मिलाया और अपनी सेना की टुकड़ी वहां छोड़ दी विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए। यह उसकी शंका निराधार नहीं थी। आने वाले समय में 11वीं ईस्वी में महमूद अब गजनी इसी रास्ते हिंदुस्तान में आया था। लेकिन अपने शासनकाल में उसने पूरे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को उसने सुरक्षित कर दिया विदेशी आक्रमणकारियों से। यूरोप के इतिहासकार ललितादित्य को उपाधि देते हैं कि वह हिंदुस्तान का नेपोलियन था, बट मैं ये नहीं मानता, क्योंकि नेपोलियन ने अपने जीवन में अंतिम 2 युद्ध हारे थे, जिसके कारण वो ब्रिटिश के जेल में 6 साल एरिया रगड़ता रहा, तब उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ललितादित्य ने एक भी युद्ध नहीं हारा। ललितादित्य ने हिंदुस्तान में कई मंदिर बनवाए। वो जब उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और अपने राज्य में मिलाया तो वह गया उत्तर प्रदेश। वहाँ जाकर उसने श्री राम के मंदिर में, अयोध्या में श्री राम के मंदिर में श्री राम की पूजा अर्चना की। उसके बाद उसने उत्तर प्रदेश में एक शहर बसाया जिसका उसने नाम रखा हर्षवर्धन नगर, और वहाँ उसने एक मंदिर बनवाया, सीताराम मंदिर, जो आज भी है। उसने हिंदुस्तान में कई मंदिर बनवाए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मार्तंड सूर्य मंदिर, जो कश्मीर में अनंतनाग से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। उन दिनों यह पर्यटकों के आकर्षण और विस्मय का केंद्र था, चूँकि इस मंदिर में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का करिश्मा था। लेकिन आने वाले समय में 14वीं शताब्दी में जब मुग़ल शासकों ने कश्मीर पर कब्जा किया, तो उन्होंने इन मुग़ल शासकों ने अपने पुराने चरित्र को अपनाते हुए सारे मंदिरों को तोड़ा। उसमें ये सूर्य मंदिर भी था, लेकिन आज भी ध्वस्त अवस्था में भी ये सूर्य मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। भारत के मुकुट का हीरा था ललितादित्य, जिसका इतिहासकारों ने सम्मान नहीं किया। वामपंथी इतिहासकारों ने ललितादित्य का जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं किया, और किया भी तो बहुत संक्षेप में। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इस विभाग ने नवंबर 2017 में एक कमेटी बनाई जिसका उद्देश्य है ललितादित्य की उपलब्धियों का अध्ययन करना, ताकि बहुत जल्द उनकी उपलब्धियों का उल्लेख पूरे सम्मान के साथ और पूरे विस्तार में इतिहास की किताबों में किया जा सके। पूरे हिंदुस्तान को ललितादित्य पर गर्व होना चाहिए।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी रिसर्च टीम का उत्साह बना रहे। धन्यवाद।